Well, so far she has. Right, and at the moment with us, our very dear old friend, Mr. Mukesh Gandhi. Back. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. नमस्कार. हर हर महादेव. जय हर सिया हर राम. महादेव. जय सिया राम. सर और कैसे हैं? सर एकदम आनंद में. क्या बात है सर, जबरदस्त. तो सर आप तो आनंद से हैं, यहाँ तो ये कास्ट का जो मैटर है और भी ज़्यादा बढ़ गया है. और उसके अलावा अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई क्या है, कोई 40 अमेंडमेंट लेकर के आने वाले हैं. अब सारी मुस्लिम कम्युनिटीज अप इन आर्म्स. वो कहते हैं कि साहब ये तो मुसलमानों के हकों के ऊपर ये कूच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. क्या क्या हो रहा है सर? बड़ी तनावपूर्ण स्थिति है. बताएं सर मुकेश गांधी साहब. सर हमारा देश और पूरा विश्व एक तनावपूर्ण दौर से अभी गुजर रहा है जी. जिस तरह से बांग्लादेश में जो मैटर हुई जी. और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से निकलना पड़ा, ये हुआ जो हुआ, और जिहादी तत्वों का वर्चस्व जिस तरह से फ्रांस में, इंग्लैंड में बढ़ा, और उन्हीं तत्वों ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वहाँ जजमेंट आ गया था, फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्सों ने जिहादियों के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बनकर के पूरी सरकार को गिरा दिया और वहाँ के हसीना जी को वहाँ से भागना पड़ा. ये बहुत जो घटना बनी हुई है, ये घटना के साथ में दूसरी ओर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी जिस तरह से जरांगे पाटिल ये पूरे मराठा आरक्षण के नाम पे जो जिहाद जगा रहे हैं एक प्रकार की, वो बहुत गलत हो रहा है. अभी हमारे देश में, महाराष्ट्र में हो या पूरे हिंदुस्तान के हर प्रांत में, एक शांति से, समाधान से, विकासशील माध्यम से काम करने की जरूरत है. नहींतर तो हमारा देश जो है ना, आज बहुत बड़े इश्यू में नैरेटिव सेट करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है. इसके कारण बहुत तकलीफ आएगी, ऐसा मुझे लगता है. गांधी साहब, आपने अच्छा स्टडी किया है, पॉलिटिक्स, सिनेरियो, वर्ल्ड अफेयर्स. आप ये देख रहे हो हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है, यहाँ शुरू हुए थे श्रीलंका में. श्रीलंका में एक अपराइजिंग था, पब्लिक पूरे निकल कर आए और वही मेथड फॉलो किया. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर में जाना, घुसना, तोड़फोड़ करना, उनको भगा देना, जो भी करना. सेम थिंग वी सॉ इन बांग्लादेश, सेम थिंग वी आर सीइंग इन पाकिस्तान. नाउ ये एक इफेक्ट है, क्या ये साइक्लिक इफेक्ट है, ये नेचुरल है, क्या ये टेंडेंसी? आपने कहा कि हाउ एलिमेंट्स आर वर्किंग इन यूरोप ऑल्सो. यूरोप में भी एक प्रकार का इस तरह एक चल रहा है, अपराइजिंग चल रहा है. तो हाउ डू यू सी द एंटायर कंटेक्स्ट? इसको कैसे देखते हो आप? सर देखिए, इसमें जो देखिए इंग्लैंड के अंदर सुनक गए और जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने मुस्लिम लॉबी का वहां से सपोर्ट लिया और उसके कारण उसके बाद में उनके जो लॉबी के जो कमिटमेंट थे वो कुछ पूरा करने में थोड़ा वक्त लगाया और वहाँ वही मुसलमानों ने जिहादियों का सपोर्ट लेकर के वहाँ बड़ा तूफान मचा दिया. एंड दे आर ट्राइंग टू शोज देयर इम्पोर्टेंस एंड देयर पावर. अभी हमारे देश में भी हम देखेंगे तो हमको भी आज डरने की बहुत ज़रूरत है. हम सचमुच हमारे देश में अगर कोई पॉलिटिशियनों ने अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए अपनी सत्ता नहीं मिली तो उसके लिए कुछ करने के लिए कोई नई नई बातें खड़ी की, तो हमारे देश के लिए भी आने वाला समय बहुत बड़ा डेंजरस रहेगा, ऐसा मुझे लगता है. आपको मालूम होगा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक एक महिला संगठन हमारे हिंदुस्तान में पनप रहा है. आपको मालूम होगा दुख्तराने मिल्लत नाम वो का तो सर कश्मीर का. हाँ, ये कश्मीर का जो है. तो उनकी जो लीडर है वो अभी जेल में. हाँ, अभी क्या है, दुख्तराने मिल्लत ने जिस तरह से एक्स के ऊपर अपना ये डाला है और कहा है कि 20-30 करोड़ हमारे मुसलमान अगर इकट्ठे हो जाएंगे और वो साथ में माने दुस्तराने मिल्लत माने हम लोग 20-30 जो नॉन संघी है, माने जो नॉन हिंदू है, यह भी जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया था, वो अगर मिल जाएंगे तो वो भी बांग्लादेश की तरह हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और पूरे देश में बवाल मचा सकते हैं. ऐसी धमकी भी इन्होंने दी हुई है
और इनका पूरा माने कहने का मतलब क्या है कि आज एक हमारे एक गुजराती में हम कहते हैं भारेलो अग्नि, माने एक फायरी स्टेज के ऊपर हमारा देश पूरा खड़ा हुआ है। आज कौमी इखलास, धर्म समभाव ये अगर हमारा नहीं रहा और कोई भी नेताओं के स्टेटमेंट के कारण अगर कोई बवाल हो गया तो मुझे लगता है कि देश में बहुत सर बड़ी वो तकलीफ दुख्ताराने मिल्लत का जो ट्विटर अकाउंट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्स अकाउंट की जो बात कर रहे हैं, हाँ वो जी, असल में क्या है कि वो दैट इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, नंबर 1। या और उनकी जो प्रेसिडेंट थी वो प्रोफेसर हुआ करती थी श्रीनगर में यूनिवर्सिटी में, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में, शेख अब्दुल्ला हाँ। यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर आसिया अंद्राबी उनका नाम था। और हाँ। उनको 4 के 5 साल पहले शी हैज बीन अ गेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मेहमान है वो हमारी सरकार की, जब जम्मू कश्मीर के जेल में है। तो ये इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, और जरूरत- वो चाहती हैं वेरी फ्रैंकली, ये जो उन्होंने वहाँ पे एक्स पे डाला है, ये हिजबुल मुजाहिदीन की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाहते हैं कि इनके बारे में डिस्कशन हो। मुकेश गांधी साहब, हाँ आपकी वही वही जानकारी के मैं लिए बता दूं जी। हाँ बरोबर है, आपकी इंफॉर्मेशन एकदम सही है। यू आर ऑलवेज अपडेटिंग ऑल द मैटर्स, आई अप्रिशिएट यू। पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस वक्त में एक बाजू में ये माहौल चल रहा है और दूसरे वक्त में इनके सामने अभी वक्फ बोर्ड का इश्यू जो आया वापिस, जो आपने पहले प्रश्न जी। किया, और उसके अंदर दैट्स वेरी 40 इंपॉर्टेंट सर। जी जी बोलिए। 40 संशोधन जो अभी प्रपोज्ड प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने, अभी तक वो फ्लोर पे नहीं आए हैं सब पूरे। तो अभी ये सब आएगा तो इससे हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों और जो उनके नेता है, उनके जो मौला है, वो अगर एक विवेक बुद्धि नहीं रखेंगे कि उनको देखना पड़ेगा कि इसमें गवर्नमेंट का कोई पर्सनल इंटेंशन खराब नहीं है ना। लेकिन सर गवर्नमेंट ने ये कहा है, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, होम मिनिस्ट्री, ये जस्ट कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। उनका मत ये है, और बड़ी बड़ी जरा गौर से सुने सर, हाँ जी, जो जितने वक्फ बोर्ड हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, वहां से अलग अलग स्टेट से लाखों की तादाद में कंप्लेंट्स आई हैं मुसलमानों की हाँ कि जी। यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन चल रही है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर के। तो वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर हैं वो सारे अपनी जेब भर रहे हैं, वक्फ में बैठे हाँ हुए। सही जी। सही बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स्ड टू टेक ए लुक, गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक ए लुक बट गवर्नमेंट इज बीइंग नहीं, फोर्स्ड। जी बताएं। नहीं, पर देखिए ये आपकी बात एक साइड आपने बताई वो बरोबर है, आई एग्री विथ यू। बट ये एट द सेम टाइम अभी ये ओवैसी से लेकर के सब मौलाना वक्फ बोर्ड, माने ये बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट अभी गलत कर रही है, ये करके जो बवाल मचा के वापिस हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर अगर वज्राघात करने का प्रयत्न करेंगे और मेलाफाइड इंटरेस्ट से स्टेटमेंट देंगे, तो जो मुसलमान बेनिफिशियरी होने के लिए ये पूरा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, वो बेनिफिशियरी तक मैटर जाएगी नहीं। और उसके पहले मुझे लगता है कि जैसे किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उस टाइम में बीजेपी ने अच्छे सॉल्यूशन दिए थे, पर किसान आंदोलन ने इतनी अराजकता फैलाने का काम किया था उस वक्त कि उसके कारण वो जो नए 3 अमेंडमेंट थे, वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। सर यहाँ तो, पर ये बात चल रही है, ये बात उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे, अब मैं चाहूंगा आप इस पर रिएक्ट करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू, हाँ प्लीज प्लीज आप बोलिए। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, अगर ये वक्फ एक्ट जो है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अगर ये लाया जाता है लोकसभा में, तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, बहुत मुश्किल पड़ने वाली है इनके लिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब का बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो उनको सपोर्ट करता है, और बिहार में 21% वोट है मुसलमानों का। सो नीतीश कुमार जी को बहुत मुश्किल होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता दैट दे विल बी एबल टू अफोर्ड दिस, और अगर लाते हैं तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि शायद मोदी सरकार डोलने लगे। आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसा है, अभी मोदी गवर्नमेंट का जैसा मेरा सेंटर से जो मेरी इंफॉर्मेशन है जी, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का और अन्य लोगों का मिलके पहले कोई भी चीज प्रपोज जब लोकसभा में करनी होती है तब उनकी
यूनानिमस डिसीजन अंदर से तैयार होता है, बाद में ये रखते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड का इश्यू नरेंद्र मोदी जी ने बहुत टेक्टफुली, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने टेक्टफुली रखा है कि दिस वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पुअर मुस्लिम्स। बट विद्रोह होने लगा है गांधी साहब, विद्रोह होने लगा है। ओवैसी से लेके हर व्यक्ति ऑलरेडी बोल रहा है कि यू आर एनक्रोचिंग ऑन द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। आप हमारे टर्फ में घुस के हमारे राइट्स को छीनना चाहते हो। दिस इज अबाउट 8,70,000 प्रॉपर्टीज, पूरे देश के 8,70,000 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड, 9,40,000 एकर्स, 9,40,000 एकड़ है। नाउ दिस इज अ ह्यूज, आप देखोगे आफ्टर प्रॉब्ली रेलवेज के लैंड बैंक के बाद दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड बैंक्स ऑफ इंडिया। और इस लैंड बैंक पे उनका कहना है, मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं का, कि सरकार इज आइंग आवर लैंड बैंक, हमारे लैंड बैंक पे सरकार एनक्रोच करना चाहता है। मुकेश गांधी साहब, ये आसान नहीं होगा। हाउ डू यू सी? नहीं सर, ये आसान होगा। आप देखना, अगर इन्होंने पूरा होमवर्क करके अच्छी तरह से काम किया है और चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है, तो ये प्रपोजल जाएगा। क्योंकि मुसलमानों में भी दो तबके में लोग हैं। आज भी हमारी एनसीपी की मीटिंग थी, वहां भी मुझे कुछ मुस्लिम लीडर्स मिले, तो वो भी कह रहे थे कि वी आर इन फेवर विद द वक्फ बोर्ड का जो भी इश्यू है वो एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि मुसलमानों को भड़काने के लिए ओबीसी और वगैरह जो मौलाना अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं, वो काम गलत हो रहा है, मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा है। अभी आप एक समझिए कि यहाँ अल्टमाउंट रोड, पैडर रोड के ऊपर जो मुकेश अंबानी का घर था, वो 600 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने 21 करोड़ में दे दी। अभी तो बाकी का पैसा कहाँ गफला सेट हो गया, और वो पैसा किसको मिला? दूसरी बात, साउथ में एक मंदिर है, वो 1600 ईयर्स का पुराना मंदिर है, और वो जब इस्लाम भी नहीं था इस देश में और वर्ल्ड में, और तब का मंदिर है, और वो मंदिर और पूरा गांव वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? तो वो ये क्लेम कर रहे हैं सर, उनका हुआ नहीं है, उसको क्लेम कर रहे हैं। नहीं माने क्लेम कर रहे हैं, पर ये जो बात है, ये सब बात को आप मेरी बात एक पे गौर कीजिए कि वक्फ बोर्ड का मैटर किस तरह से फ्लोर पे आता है लोकसभा के, उसके ऊपर ये अभी 40 है, ये है, वो है। ये क्या करते हैं कि अमित शाह जी का एक स्टाइल है, आप देखना, पहले से 370 जब निकालनी थी तो पहले ये इसको चर्चा में डाल देते हैं, फिर एक्शन रिएक्शन देकर के वो पेपर के ऊपर। और जो आपने बात कही ना मुकेश गांधी साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसके बारे में शायद आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, मेरी जानकारी जरा कम है। नहीं बोलिए आप। सर, द्वारका का जो मंदिर है ना अपना द्वारका, हाँ, वहां पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम डाला हुआ है कि ये हमारा क्लेम डाला हुआ है, बरोबर है हमारा आपकी बात। श्री कृष्ण का द्वारका का महल जो है वो भी वक्फ बोर्ड माने देखो, ऐसा है कि ये प्रॉब्लम को अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगी एनडीए गवर्नमेंट, तो इनके पास भी अभी जिस तरह से मुस्लिमों का मत तो चला गया, पर हिंदुओं के मतों का भी उनके डाइवर्जन हो जाएगा। आज हिंदू समाज भी आप देखो ना, तो लास्ट इलेक्शन में वोट कम किया, इसके पीछे भी कई रीजंस है कि हिंदुओं के जो इश्यू है, वो इश्यू अभी तक एनडीए गवर्नमेंट बीजेपी हिंदूवादी होने के बावजूद भी सॉर्ट आउट नहीं हुए। हमारे मंदिरों के पैसे, सिद्धिविनायक मंदिर का पैसा, महालक्ष्मी मंदिर का पैसा, मुम्बा देवी का पैसा, हमारे बंबई का खाली कहे तो ये पैसा गवर्नमेंट लेकर के मदरसाओं में देती है। तो ये व्हाट इज द यूज ऑफ इट? मिनिस्टर आकर के अपनी संस्था चलाने के लिए पैसा ले जाती है। तो मैं तो यही कहता हूं लोगों को कि मंदिर में डोनेशन मत दो, जो नीडी आदमी है जन सेवा प्रभु सेवा करो। मंदिर में जाके श्रद्धा से जो सुमन फूल चढ़ाना है वो भगवान के चरणों में चढ़ाओ। पर ये ज्यादा पैसा देने से मंदिरों को आजकल सोने का वरख लगाओ, सोने का शिखर बनाओ, ये सारा अभी हमारे हिंदू समाज के अंदर जो शो बिजनेस चल रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। आज डाइवर्जन है, एक डाइवर्जन है पॉइंट का मेरा आपके प्रश्न से। पर ये मंदिरों का शो अभी बंद होना चाहिए, और मंदिरों का जो पैसा है उसका सर्कुलेशन ऑफ मनी शुड बी द यूज फॉर द कॉमन मैन, फॉर पब्लिक के लिए, पब्लिक के हितों के लिए, धर्म के रक्षण के लिए,
हमारे संस्कृत और हमारे साहित्य के संवर्धन के लिए, उनके लिए कुछ काम होना चाहिए। और आज उसकी जगह ये पूरा डाइवर्जन हो रहा है। और एक तरफ वक्फ बोर्ड के पैसों के ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती है और हिंदू मंदिरों के पैसे का बेफाम यूज गवर्नमेंट कर सकती है। ये हिंदुओं को भी विद्रोह कल करेगी। तो अभी ये वक्फ बोर्ड का इश्यू निकाल के डीएनए अरे एनडीए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा उबला हुआ चरू बाहर निकाल दिया है, जलता हुआ। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी, आप कुछ भी कहें, अनरेस्ट होगा, चर्चा होगा, पूरे समाज में एक प्रकार से विल कम ऑन द टॉपिक। नाउ कल आर्टिकल 370 एब्रोगेशन 5 अगस्त वाज अनदर सेलिब्रेशन फॉर बीजेपी इज कंसर्न। कांग्रेस वहीं पर आलोचना कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह का याद दिला के बीजेपी ने जिस प्रकार एक देश दो निशान दो प्रधान दो विधान नहीं चलेगी, और नेहरू जी का उन्होंने कहा कि कलंक नेहरू जी। तो हाउ डू यू सी इट, आपका पर्सनल राय कैसा है? बिकॉज राइट नाउ कांग्रेस का कहना टेरर अटैक्स हैज नॉट स्टॉप्ड। आज भी टेरर अटैक्स, आर्मी इज सफरिंग, देयर इज अनरेस्ट ओवर देयर, बट बीजेपी इज गिविंग अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ डेवलपमेंट। इतना सारे चीज डेवलप हुआ। हाउ डू यू सी इट पर्सनली? देखिए, कांग्रेस को खाली टीका करनी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर के आंदोलन के लिए, उनके बाद में उनका जो मर्डर हो गया, उनका जो खून हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो क्या लोग भूल जाते हैं? और आज भी आतंकवाद इतना कम हुआ है। हमने यहाँ हमारे शो में ही एक बार डिबेट की थी कि आज जम्मू एंड कश्मीर के रेवेन्यू कितना बड़ा है, वहां के विजिटर्स माने आने वाले लोग कितने बड़े हैं, लोगों की लाइफ में फर्क पड़ा है। अभी थोड़ा कुछ 5-10% अभी जिहादी तत्वों का काम चल रहा है, उसको कंट्रोल में गवर्नमेंट कर रही है। तो कांग्रेस को इसके ऊपर खाली प्रहार करके वापिस ये मैटर को फ्लेयर अप करना नहीं चाहिए, पर शांत करना चाहिए। जैसे बांग्लादेश के अभी इश्यू के अंदर मुझे राहुल गांधी को जयशंकर जी के हमारे विदेश प्रधान के साथ की मीटिंग में बैठे हुए देख करके मुझे आनंद हुआ कि हमारे सारे हिंदुस्तान के सभी पक्ष के लोग एक टेबल पे आकर के डिस्कशन करके बांग्लादेश के बारे में एक ओपिनियन लेकर के बैठे थे। सर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ना ब्रीफिंग के लिए। हाँ, तो वो एक अच्छा तो सरकार को करना चाहिए और भी करना चाहिए ये, और भी एक्सरसाइज ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। 370 का होगा और ये वक्फ बोर्ड का भी होगा, तो एक ऐसी मीटिंग बुला के सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और दूसरी बात देखिए कि वक्फ बोर्ड के इश्यू के अंदर भी कांग्रेस मेरे हिसाब से इतना ऑपोजिशन नहीं कर रही है। सिर्फ खाली मुस्लिम कनेक्टेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम डाउन मुस्लिम लीग है, ओबीसी है, ऐसे जो कुछ लोग हैं वो लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक छोटी सी बात है, छोटी जस्ट हाँ जी प्लीज। कांग्रेस जिस प्रकार बात कर रही है कि आर्टिकल 370 के जाने के बाद क्या आतंकवाद खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, सर आतंकवाद और आर्टिकल 370 रिपील का कुछ लेना देना नहीं है। इट इज नथिंग टू डू विद ईच अदर। Article 370 had to be repealed so that Jammu and Kashmir can be integrated into the rest of the country. That's it. इसमें टेररिज्म अलग बात है, बाकी सब चीजें अलग बात है। मतलब टेररिज्म का उसके साथ क्या लेना देना है यार? नहीं, सही बात है। वो टेररिज्म इज अ सेपरेट इशू, इट विल बी डेल्ट विद सेपरेटली। और अभी तक अगर आप देखें पिछले 5 साल में, जब से मतलब मोदी जी वापस आए 2019 में, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रिपील हुआ। प्रदीप जी 2019 से लेकर के 2024 तक 9 जून तक आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर में इक्का दुक्का थी। जब से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण करी है बतौर प्रधानमंत्री के रूप में, तब से ये घटनाएं बढ़ी हैं जम्मू में। उसके पहले कोई नहीं थी। अभी पिछले कोई 60 दिनों में, मतलब 60-50 दिनों में। And it started 1 week before he was actually going to swear in. Yes, after the results came out. Yes, yes. And after he was announced as prime minister. Yes, yes. उसके बाद तो this is a new thing and obviously local ये प्रॉब्लम वहाँ पर इंटेलिजेंस की है, रूट्स की है, आर्मी की है। और अभी अभी जैसे आपको मालूम होगा, हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए, ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बीएसएफ के डीजी और एडिशनल डीजी दोनों का तबादला कर दिया गया है वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू में। तो the government is taking very good steps as far as Article 370 is concerned. It's a magnificent achievement of Mr. Modi. Let's be very clear. और किसी सरकार में दम नहीं था आर्टिकल 370 को वापस लेने के लिए। जो मोदी जी ने किया है
I voted for Modi only because of that reason. Let me tell you this very frankly. आगे Very मुकेश nice. गांधी जी आप बोले। नहीं माने अभी एक ही है कि अभी आपने जो अभी एनालिसिस किया ना कि थर्ड टाइम मोदी जी के आने के बाद में बढ़ा है, जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कुछ गद्दार लोग ऐसे बैठे हैं कि जो इनको हवा देते हैं, पनाह देते जी। हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो नो डाउट। उनको खोल देना चाहिए, इनको बाहर लाना चाहिए और साले लोगों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। विदाउट लोकल सपोर्ट ये हो ही नहीं सकता है। नो ऑपरेशन ऑफ टेरर कैन वर्क विदाउट लोकल सपोर्ट। मुकेश गांधी यस बाय वोट 26/11 हो, वहां पर भी हमने लोकल सपोर्ट को फॉर पॉलिटिकल रीजंस वी हैव नॉट इवन गॉन टू दैट पर्टिकुलर मैटर। आपने हमारे देश का कम भाग्य है कि हम इतने साल मुगलों में, अंग्रेजों के अंदर हम दबाए हुए रहे, हमने गुलामी का एहसास किया, पर आजादी मिलने के बाद में भी आज हमारे देश में अभिचंद इतने बड़े हुए हैं। करता हूं मुकेश गांधी साहब, मैं उम्मीद करता हाँ। हूं जब भी आप अजीत दादा पवार साहब से मिले या देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, उनको ये बोलिए कि 26/11 की असली फाइल जो है उसको तो पढ़ लो एक बार। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने मदद करी थी कसाब और उनके साथियों की ससून डॉक से यहां तक आने की, वो अभी भी यही है सर, अभी भी हैं, अभी भी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, अभी भी यही है। क्या बात है। हाँ, तो आप मुझे डिटेल दीजिए, आई विल डेफिनेटली टॉक टू देम। सर डिटेल क्या, वी हैव कैरिड इट ऑन एयर। वो 2 लड़कियां थीं, उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ पार्टी करने को गया था, ये कसाब जो है, ये तो अपने 26/11 के 10 दिन पहले हमारे साथ था, हम लोगों के साथ दारू पी रहा था बैठ के, ये यही कसाब। उसके बाद लेओपोल्ड कैफे में उनको गोली मारी गई, बच गई वो। उनका तो इंटरव्यू किया है हमने सर, दैट इंटरव्यू अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई सेंड इट टू यू। उसके बाद जब हमारे फ्रेंड जो हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, राकेश मारिया साहब, उनको जब ये कहा गया इधर अटर नॉनसेंस, देखा अटर नॉनसेंस क्या है यार, जब वो बोल रही है एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट तो कीजिए, क्या है ये? नहीं, करना ही चाहिए। सर आप मुझे बताइए, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट का लड़का जिसको उर्दू भी अच्छी तरह नहीं आती है, वो ससून डॉक पे लैंड करता है और जीपीएस पे देख लेता है किधर जाने का, कहां जाने का, और फायरिंग भी करता है, और ताज के अंदर कैसे एंट्री है, पीछे से कैसे एंट्री है, पीछे से कहां से, किचन कहां पर है, लॉबी कहां पर, एक एक चीज मालूम, हर चीज मालूम था। रेकी वेकी कितने की उन लोग विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे में। हाँ, माने उसने पूरी रेकी की थी किसके सपोर्ट से? सर इन लोगों ने, भाई लोग जो वहां पर रहते हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं, मस्यूजेस हैं, और जो अलग प्रोफेशन में हैं, उन सब की एविडेंस है ना, उन सब ने देखा है ना इनको, 10-11 दिन पहले से थे ये लोग यहाँ पे। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सर अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तो इस सच को दबाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, नहीं ओपन करनी चाहिए। आई अप्रिशिएट यू सर। तो अब क्यों नहीं कर रहे? आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड यू द लिंक्स, आप जरा देख लीजिए। नहीं करके मैं डायरेक्ट फडणवीस जी को और अजीत दादा दोनों को बताऊंगा, उसमें क्या बात है? आपको लगता है कि फडणवीस साहब को ये मालूम नहीं होगा? मालूम होगा, पर ये देखिए राजकारणी होते हैं, वो क्या कौन से इश्यू पे कैसे किस मैटर को प्रोमिनेंस देते हैं, नहीं देते हैं, उनको पता। क्योंकि कभी हम लोग को एज ए कॉमन मैन हम लोग को लगता है कि इट शुड बी हाईलाइटेड, इट शुड बी पनिश्ड, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर क्यों नहीं करते पता नहीं चलता है। दुरुस्त बात है। अच्छा सर, अब लास्ट इशू पर आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप देवेंद्र फडणवीस साहब से ये बात करेंगे। वी हैव आल्सो सेंट इट, 100%, बोथ प्रदीप जी एंड आई हैव आल्सो सेंट इट टू देवेंद्र फडणवीस जी। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आज की तारीख में जिस प्रकार मराठा वर्सेस ओबीसी वर्सेस छगन भुजबल वर्सेस लक्ष्मण हाके वर्सेस जरंगे पाटिल, ये सब कुछ जो हो रहा है, प्रकाश अम्बेडकर, साथ में प्रकाश अम्बेडकर जी भी बीच पे कूद पड़े हैं सर, कहाँ लेके जा रहे हैं हमको ये लोग? आप बताइए ना सर, क्या हो रहा है ये? और ये भाई साहब जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सिविल वॉर की सर, ये भाई साहब जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बहुत बड़ी चीज पूछ रहा हूँ आपसे, जो प्रदीप जी और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे। ये कहते हैं 288 कैंडिडेट खड़े करेंगे महाराष्ट्र में। सर 288 कैंडिडेट, अरे 28 कैंडिडेट खड़े करने के पैसे इनके पास कहां से आ रहे हैं? 288 की बात तो दूर रखिए, और अगर हैं तो वेयर इज ही गेटिंग द मनी फ्रॉम? सर प्लीज। यस, देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कि जरांगे पाटिल के पीछे कोई बड़ी बहुत हैसियत है कि जो इसको पावर दे रही है, ताकत दे रही है, और
ये इसके कारण वो इतना बेफाम बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो छगन भुजबल की पार्टी मेरे में साथ में कलीग है, इसके लिए मैं नहीं बोलता हूं, पर छगन भुजबल खाली एक ही पॉइंट के ऊपर अड़े हुए हैं कि भाई मैं ओबीसी का कोटा मराठा को नहीं दूंगा। अभी ये कह रहा है कि मुझे ओबीसी के कोटा में से ही चाहिए, तो ऐसा थोड़ी चलता है। अरे दो भाई होते हैं तो दो भाइयों का बंटवारा हो गया है प्रॉपर्टी का, फिर वो छोटा भाई कहेगा कि नहीं मुझे बड़े भाई ने के लड़के ने जो कमाया है वो कमाई में से भी अभी मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, तो कैसा मिलेगा? ऐसी बात ये जरांगे पाटिल करके इस बात को पूरा बवाल कर रहे हैं। जिस तरह से उसका रिसेप्शन, जिस इसका उसकी शोषा, एक तरह से वो दिखा रहा है अपने आप को एकदम सिंपल सा आदमी। मुझे तो लगता है कि इससे हार्दिक पटेल गुजरात में थोड़ा वर्केबल था कि आखिर में जब उसको लगा कि मेरे ऊपर देशद्रोह का कायदा लग गया है, ये किया है वो किया है, तो वो सरेंडर हुआ और पूरी मूवमेंट को उसने क्लोज की, प्रेशर में की या समझदारी से की। ऐसे जरांगे पाटिल को भी ये सारी मूवमेंट को क्लोज करनी चाहिए सर। ये क्लोज नहीं करेगा और भुजबल के जैसे जितने भी नेता हैं हमारे, वो भी ओबीसी के इश्यू को भी थोड़ा सेटअप करके इनके साथ बैठ के कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तो हमारे महाराष्ट्र में बार बार जो बीजेपी जरांगे पाटिल जी को बोल रहे कि जो लैंग्वेज वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जो और लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वो शरद पवार जी के खिलाफ नहीं करते, वो उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ नहीं करते, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं करते, वो सिर्फ सेलेक्टेड देवेंद्र फडणवीस और ऐसे लोगों पे खिलाफ पूछते हैं प्रश्न, आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। तो अगर क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी का ये पूछना जायज है कि आप शरद पवार जी को क्यों नहीं पूछते हो कि इतने साल में आप मराठा आरक्षण क्यों नहीं लाए, आपका स्टैंड क्या है, आप क्या ओबीसी से रिजर्वेशन देने में आपका हेल्प मिलेगा कि नहीं? तो हाउ डू यू सी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी? नहीं, आपने पूरी बात को नरेट, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जरांगे पाटिल इज ओनली ट्राइंग टू टारगेट देवेंद्र फडणवीस ओनली एंड विद द ओबीसी के स्टेटमेंट के ऊपर भुजबल को, ये दोनों को लेकर के ही वो पूरा अटैक कर रहा है और कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है, कंटिन्यूअस। ये कोई तरीका नहीं है। एक बाजू में कहता है मैं शांति यात्रा करता हूं, घड़ी घड़ी वो उपवास पे जाता है, वापस उपवास को फाइंड अप करता है। ये नाटक चल रहा है कि जरांगे पाटिल को अगर कंट्रोल में नहीं किया गया तो हमारे महाराष्ट्र की पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन मुकेश और अभी आने वाले कल में वक़्फ़ मुकेश गांधी साहब, ये छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा था जो आप अभी बोलने जा रहे हैं ना। नंबर एक। नंबर दो, क्या है कि जरंगे पाटिल साहब जब पहले शुरू हुए, उनका भाई मुझे मराठा आरक्षण चाहिए, सरकार ने कहा देते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर आप बिगिनिंग अगर आपको याद हो तो देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, हमारे एकनाथ शिंदे जी हो गए, उन्होंने कहा कि हाँ दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, दे रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस में से दे देंगे, ये एग्रीड। लेकिन उसने इतना कहा कि जिसके पास कुनबी का पुरावा है उसको आप ओबीसी में दे दीजिए, तो बस ठीक है दे देते हैं। नाउ जो भी इससे बात करे उसकी डिमांड बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। अब वो बोलता है कि मुझको ओबीसी में ही चाहिए, मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं दोगे। ये क्या मतलब हुआ सर? ये क्या मतलब? वही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये तो आग लगाने वाली बात हुई ना, ये तो आग लगाने वाली बात हुई। ये नहीं भुजबल पिक्चर में क्यों आए? ही जस्ट प्रोटेक्टिंग द ओबीसी का जो कोटा है वो कोटा में से नहीं दूंगा, बाकी आपके लिए महाराष्ट्र के लिए उनका कोई भी आरक्षण होगा तो हम देने को तैयार है, ये मैटर वो कह रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर एक तरफ जरंगे पाटिल साहब की डिमांड कम नहीं हो रही है, दूसरी तरफ बढ़ती ही जा रही है, दूसरी तरफ ओबीसी के जितने भी नेता हैं, भले वो भुजबल साहब हो गए और अभी नए नेता बन गए लक्ष्मण हाके साहब, बड़े सिंसियर आदमी है वैसे, बाय द वे ही इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैन वो। उसके अलावा हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब वो आ गए हैं, और ज्यादा टेंशन आ गई है सब हर चीज के। और राज ठाकरे जी बीच में कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, और फिर और बड़ा इश्यू हो गया मराठा होने वहां पर। मैं आपको प्रदीप जी, राजीव जी एक बात बताऊं कि राज ठाकरे के लिए मुझे एक बात के लिए, उसके लिए मैं उनका फैन हूं कि उनकी एनालिसिस बहुत जबरदस्त होती है। और महाराष्ट्र के राजकारण में अभी एक ही आदमी है कि जो बेबाक से
अपना जो भी ओपिनियन होता है वो लोगों तक कम्युनिकेट करता है, और उसने रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए वैसा आज आप कॉमन लोगों को पूछे ना महाराष्ट्र में या कहीं भी जाके, तो लोगों का एक ही कहना है कि आरक्षण को ही निकाल दो तो सब बवाल टल जावे। पर उनको मालूम नहीं है कि बांग्लादेश में देखो एक आरक्षण के इश्यू में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में भी क्या लोगों ने बवाल किया है। तो आरक्षण का इश्यू लग गया है। अभी प्राइवेट नौकरी जो है तो वहां कहाँ आरक्षण है, और आज 60-70% तो जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो हार्डली 20-30% है। वो भी कम हो रही है। भी आरक्षण के नाम से हमारे पूरे देश में बवाल चला रहे हैं लोग, अलग अलग लेवल पे अलग तो अलग। सर एक तरफ आरक्षण की बात हो गई, लगे एक तरफ आरक्षण की बात हो गई महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ ये वक्फ बोर्ड का मामला आ गया। सर ये तो अंगार हाँ लगाने जी। वाली बात है ना सर, ये क्या हो क्या रहा है, ये तो हालत अंगार खराब होने वाली है। लगेगा, पर हमारे नहीं, हम मुंबा देवी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बंबई में महाराष्ट्र में ये बवाल आगे नहीं बढ़े, देश में आगे नहीं बढ़े, और इसका कोई ना कोई समाधान आएगा। वक्फ बोर्ड का जितना लोगों को लगता है कि मुसलमान बहुत वापस एकजुट हो जाएंगे, वापस बवाल करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कई मुसलमान संगठन अभी ऐसे बाहर आएंगे कि वो भी हाथ में झंडा लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप पड़ गए हैं, बहुत डिवीजन हो गए हैं आजकल मुस्लिम लोग। लेकिन सर वक्फ बोर्ड की करप्शन को लेकर के प्रदीप जी और हमारे पास ना जाने कितने लोग पहले आ चुके हैं कि नगर में इधर उधर कहां पे उन्होंने प्रॉपर्टीज बेच दी हैं, क्या क्या किया है सर सामने है। ये रीशफल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अजित पवार जो किए बारामती में या पूरे महाराष्ट्र में करेंगे, सिर्फ बारामती तक सीमित है। वो हर पद वाले को कहा कि आप इस्तीफा दो, मैं पूरे संगठन फिर बना दूंगा। क्या ये पूरे महाराष्ट्र के लिए, सिर्फ बारामती के लिए? नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए। पूरे महाराष्ट्र में धीरे धीरे पूरा संगठन रिवाइव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और अभी हमारी जो यात्रा चल रही है अजित पवार की, जन सम्मान यात्रा, जन सम्मान यात्रा अभी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और अभी अजित दादा हमारा पिंक रेवोल्यूशन महाराष्ट्र में लाने वाले हैं। मगर क्या वो अजित दादा का कहना है कि आई विल डू द इम्पॉसिबल, यानी वही कहा कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो अजित पवार कर सकता है। वो लाड़की बहन के सब लोग कह रहे हैं कहां से करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये चैलेंज नहीं हो सकता है, हो सकता है प्रदीप जी। पूरा पैसे का उन्होंने पूरा आयोजन किया हुआ है सर, पूरा आज नहीं, अगले 5 साल में भी ये योजना चलेगी आपके सामने। इसमें सारे प्रावधान किए हुए। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एमसीए में, और वहां पूरा हमारे सुनील तटकरे जी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, और पूरा प्रावधान हुआ है। और ये योजना बड़ी सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि आज अजित पवार ने 10-10 बजट दिए। ही नोज एवरीथिंग हाउ टू टैकल द I hope it happens, sir. issue. So from the 19th of August, लाड़की बहन योजना में हमारी रक्षाबंधन वाले दिन से होगी, रक्षाबंधन वाले दिन से पहली पेमेंट जानी शुरू हो जाएगी लड़की बहन योजना में। हाँ, यस, वो 19 अगस्त। तो उम्मीद करता हूँ राजीव जी, हमको लगता है, पर आज गरीब जो येलो कार्ड में और जो ऑरेंज कार्ड में भी जो है ना, उनके लिए महीने का 1500 रुपया मिले, वो बहुत बड़ी बात है सर। मैं मानता हूं। और उसके बाद क्या होगा आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लोग नौकरी वोकरी ढूंढना बंद कर देंगे, सब घर में बैठेंगे। आपको ये भी मालूम है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सपोर्ट सिस्टम है सर। मैं फॉरेन में भी देखो ना सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक बोल रहे हैं सर। फॉरेन में 153 करोड़ नहीं होते सर, 153 करोड़ों का देश है। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर जिन फॉरेन कंट्रीज की आप बात कर रहे हो ना, 4 यूरोप समझ आएंगे हमारे देश में। आपका पीएम किसान डीबीटी इज बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इतिहास है उसका। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर तो किसान को आप दे रहे हो, इट्स नोवेयर, इतना बड़ा ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड है वो। फिर भी एक किसान दुखी है। सही है सर, फिर भी कम। और उसके ऊपर हमारे जैसे मध्यम वर्ग वालों को कुछ मिलता नहीं है। सबसे दुखी और त्राहित मध्यम वर्गीय है। और एज पर द कम्युनिज्म, लेनिन के मुताबिक
जितना मध्यम वर्ग को क्रश करेंगे, कल पूरी क्रांति जो होने वाली है ना, वो ये मध्यम वर्ग के लोग ही करेंगे आगे जाके। I love the way he calls himself middle class. He lives on Altamont Road. He is a neighbor of Ambani. He himself is worth at least 2,500 or 3,000 crores, and he calls himself God, middle who? class. I'm talking about you, Who? Mukesh. No, I am Somebody not called worried Mukesh about Gandhi. this much. Arey, sir, I am I am a basically totally on the level of spiritualism. I am active in politics only because I love the politician, and Bala Saheb Thackeray has brought me into this politics. And Wonderful. Bala Saheb was always telling me कि भाई क्यों आए हो राजकारण में, तो मैंने उनको एक So ही one बात of these बताया days, था, मैं what we'll सेवा do करने is, के लिए आया। sir, in another 5 to 10 days, we will start a spirituality show with you. I hope you'll be willing. Yes. Wonderful. Yes, sir. I will be very happy. थैंक यू वेरी Yeah. मच सर, मुकेश गांधी So साहब, nice of you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के नमस्ते। लिए। और आज महाराष्ट्र के श्रावण का दूसरा दिन है। आपको बहुत बहुत बधाई, हाँ। बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर ओम महादेव। नमः। और अंत में लोगों के लिए एक ही प्रार्थना करते हैं कि मृत्युंजय महादेव त्राई माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। सबको भगवान निरामय आयुष्य और अच्छा स्वास्थ्य दे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। Well, that was nice. That was just about it. Especially Mr. Lakshman Saji and Nizamuddin Rahim. Though I couldn't make out what either of them was saying, but it seems people seem to have enjoyed it. So that's it. But that girl, that Chandrika Dixit, what an inspiration! My God, wow, fantastic! Look at her life. Look at her life. Anybody else would have Crumbled and gone collapsed. and done whatever. I mean, it's like, my God, she's something else. Really an inspiration to everybody. Absolutely fantastic. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. Pradeep ji और मेरी तरफ से आप देखते रहें नेशन नाउ, और वो जो घंटी बजी है, घंटी धम धम, जी हाँ, सब्सक्राइब करें चैनल को और वो घंटी पर भी क्लिक करें सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।